वगैरह क्या है? सर बेसिकली गाना सुनना और न्यूज़ रीडिंग करना, वो जो नेशनल इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ हो, ये मेरी बेसिक हॉबी है ठीक। जो मैं हर हाल में करता हूँ। ठीक। और कुछ खास नहीं है सर। तो आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है? ये सर। तो आज की नेशनल न्यूज क्या क्या है, जो भी याद हो बताइए। सर आज नेशनल न्यूज़ में जो फार्म लॉज है उसको मतलब जो भी अब नया उसमें क्या किया जाएगा उसके बारे में कुछ दिया गया था। ठीक है। और कुछ खास इतना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कुछ था नहीं सर कि उस पे हम फोकस करें। ठीक है। अ, अभी तक आपके राज्य बिहार से कितने लोगों ने प्रधानमंत्री पद बनने का गौरव प्राप्त किया है? एक भी नहीं था। एक भी नहीं। ठीक है। जी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की 5 प्रमुख विशेषताएं बताइए। और बताइए, ये पुलिस है या ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? सर एक ए- किसी ने कोई पीआईएल फाइल किया था कोर्ट में 2013 में। उसने कोर्ट ने सरकार से आज्ञा मांगा था कि इसकी पावर आखिर है क्या। तो उसमें बताया गया था कि पुलिसिंग पावर इंटेलिजेंस ब्यूरो को नहीं दिया गया है। हम्म। ना ही इसे किसी लॉ के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। इसलिए सही से पता नहीं है कि आखिर इंटेलिजेंस ब्यूरो की रियल पावर क्या है। और इसकी खूबियां में है सर, इंटेलिजेंस में मेजर इसका वर्क है ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। जो इंटेलिजेंस गैदर करना। देश के, हाँ, नई इंफॉर्मेशन गैदर करना जो देश के अंदर से हो या बाहर से भी, जो बहुत सारी एजेंसीज है जिससे जुड़ के ये काम करती है। फिर उसका रिलेटेड एजेंसी के साथ मिलकर फर्दर एक्शन लेना। और गवर्नमेंट की सारी मतलब देख रेख जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उस पे कार्य करना। फिर इसका मेजर वर्क में है। और काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म भी इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ वर्क है। ठीक है। सर इतना ही। तो अब आप हमें ये बताइए कि आपके अंदर वे 5 कौन सी खूबियां हैं जो एक इंटेलिजेंस जी। ऑफिसर में भी होनी चाहिए? सर मैं एक मल्टीटास्किंग विद बच्चे लड़का हूँ। मैं किसी भी वर्क को पूरा मतलब ईमानदारी से 100% देके करता हूँ। एडेप्टेबल हूँ। वो रिलीजन हो या रीजन हो, दोनों के रूप में मैं किसी भी जगह सरवाइव कर लेता हूँ। मैं हार्ड वर्किंग हूँ। और प्योर नेशनलिज्म अंदर मेरे है। साथ ही साथ मैं डाटा को एनालाइज करना और उपयोग करना, ये हमें मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन होने की वजह से इनहेरिटेड है। तो मैं शायद इस गुण का अपने जॉब प्रोफाइल में अच्छी खासा इम्प्लीमेंट कर सकूं। मैं मैप वगैरह के बारे में अच्छी नॉलेज रखता हूं और उसके बारे में जानकारी रखना हमारी आदत मतलब हॉबीज में है कि काफी मैप पढ़ना और देखना कि कौन सी अच्छा, जगह है। ये ठीक है। भी जो गुण है ये तो हमें। अब मैपिंग में इंटरेस्ट है आपको? ठीक है। ये सब तो मैप को पढ़ना और उस पर ध्यान देना कि कहाँ क्या है। ठीक है। जी। तो भारत के मैप में 5 ऐसी कौन सी जगहें हैं जो जी। आगामी 6 महीनों में हिंसाग्रस्त हो सकती हैं या वहां जी। अशांति होने वाली है? 5 ऐसी जगह। जी। नितेश, क्या आपका नेटवर्क ठीक है? जो अभी बहुत हद तक कंट्रोल में है लेकिन फिर भी वहां होती रहती है। अभी नितेश रुक जाइए, आपकी आवाज पूरी कट गई थी।
आप इस सवाल का जवाब यस फिर से दीजिए। ओके सर। 5 तो ठीक जगहों है के सर। नाम। हाँ 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 हाँ, ठीक है, आप ओके बताइए। सर। सर सबसे पहले मैं अपना नॉर्थ ईस्ट का नाम लेना चाहूंगा। हम्म, हाल ही में मैं मणिपुर में अपना एक कमांडिंग ठीक है, ऑफिसर मारे गए हैं ठीक अपने है, परिवार के साथ। ठीक, फर्स्ट अ- सेकंड। असम है, जहाँ पे इथनिक वायलेंस के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी है जो एक दूसरे को और विदेशी शरणार्थियों के खिलाफ जो एजिटेशन है, ठीक इस है, वजह थर्ड। से भी। थर्ड। थर्ड थर्ड में अपना जम्मू कश्मीर है। वहाँ पे बाहरी लोगों के खिलाफ रिसेंटमेंट, मतलब लोगों के नहीं, वो टेररिस्ट लोग बाहरी लोगों के खिलाफ जो एक्शन ले रहे हैं, वहाँ मार रहे हैं, इससे भी रिसेंटनेस कौन? हुई है आगे और बढ़। कौन बाहरी लोग? जम्मू कश्मीर में सर, जैसे कि जो टेररिस्ट है वो जम्मू कश्मीर से बाहर के रहने वाले स्टेट के लोग को वो बाहरी मानते हैं। ये चीज है। उनको वो टारगेट कर रहे हैं। मतलब इससे वहाँ के भी जो, रिसेंटमेंट। वहाँ वहाँ के जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं और मिलिटेंट जी जी लीडर हैं, जी वो जी जी सर, जी सर। नॉन जम्मू कश्मीर रेजिडेंट्स को वहां पर खदेड़ रहे हैं कि यहाँ पर मत आइए। दे रहे हैं और पांचवा। इससे रिसेंटमेंट बढ़ेगी। जी। पांचवा। और पांचवा में सर अपना बस्तर इलाका है, वहाँ पे भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं है, तो वो तो जारी रहेगी सर। और आपके अंदर वो 5 प्रमुख कौन सी खूबियां हैं जो एक जी इंटेलिजेंस ऑफिसर में होनी चाहिए? 5। सर, एडेप्टेबिलिटी ठीक है। और क्विक लर्नर, ठीक है। एनालिटिकल थिंकिंग, गुड। और ज्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं। और सर किस मतलब मैं किसी भी लोगों पे जल्दी विश्वास ना करना। ये तो वही, और ज्यादा लोगों से घुलना वाह मिलना हाँ, और। ये सर, वॉचफुल रहना, मतलब अलर्ट रहना चलिए, ठीक है। अपने सराउंडिंग्स और सोसाइटी के प्रति। अब आप हमें ये बताइए कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, उनकी सभी जी की शांति और अशांति का जो प्रेजेंट स्टेटस है वो क्या है? सर, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और असम अभी थोड़ा सा ज्यादा अशांत है। मिजोरम की सिचुएशन बहुत हद तक पिछले 30 सालों से कंट्रोल है, जब से भारत सरकार ने वहाँ पीस अकॉर्ड साइन किया है वहाँ के स्टेट इंसर्जेंट ग्रुप के साथ। क्या नाम है? उनका नाम था लाल देंगा, जो सीएम भी बनाए गए थे। वो एमएनएफ? ग्रुप का नाम था एमएनएफ, मणिपुर लिबरेशन फ्रंट। मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो मिजोरम से, ये सर, मिजोरम मिजोरम। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में जो उल्फा है, वो कुछ इलाकों में है जो म्यांमार को जोड़ता है। वैसे इलाकों में वो अभी भी एक्टिव है, जो अपना रूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं म्यांमार निकलने के लिए। तो बाकी बात, अरुणाचल प्रदेश टोटली शांत है। अपना मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश शांत ही है। और सर मेघालय? बाकी बात स्टेट में, त्रिपुरा? मेघालय में भी, मेघालय में थोड़ा सा गारो लोग हैं जो खुद, फिर भी वहाँ मेघालय भी शांत है सर, वहाँ पे कुछ खास नहीं है। त्रिपुरा? वो लोग आए दिन। यस सर। त्रिपुरा? त्रिपुरा भी ठीक ठाक स्थिति है, अभी ऐसा कुछ मेजर इस वहां देखा नहीं गया है। चलिए, ठीक। अब आप हमें एक बात ये बताइए, जैसा कि आपने उल्फा का नाम लिया, तो ये जी जो उल्फा इंसर्जेंट ग्रुप है, ये पिछले कुछ जी समय से शांत चल रहा था, ठीक है। जी लेकिन जी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हो जाने के बाद इसने उधम मचाना फिर से चालू कर दिया। जी तो इसको कौन सी टॉनिक मिल गई? कहाँ से इसको एनर्जी मिल रही है? सर, जब स्टेबल गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी यहाँ म्यांमार में, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज थे, वो शांति भी था वहाँ पे।
तो भारत गवर्नमेंट इंडियन एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करते थे। जो भी इधर से कुछ घटना करके म्यांमार निकल जाते थे, तो दोनों इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी और म्यांमार की सिक्योरिटी एजेंसी मिलके कोऑर्डिनेशन करके उनको उधर से भी खदेड़ते थे या फिर मारते थे, जो भी सिक्योरिटी उनका फोर्सेस। हाइड आउट होता था। हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेज जो यस, भी उनका हाइड आउट होता था उसको समाप्त करते थे। ठीक है। म्यांमार में एजिटेशन वहाँ पे जो तख्ता पलट होने के बाद काफी वहाँ पे उथल पुथल मच गया है। वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी अब उतना एबल नहीं है कि वो भारत को भी सपोर्ट करे और आंतरिक समस्याओं को भी एक साथ संभाले। इस वजह से ये जो हमारे इंसर्जेंट उल्फा है, इनको एक सपोर्ट मिल गया है कि अब उधर से अब उनको भारत सरकार को भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है म्यांमार की सेना के साथ, अच्छा, और उधर कुछ ना होने की वजह से ये आराम से इधर कुछ कांड करके निकल जा रहे हैं म्यांमार में और वहां ठीक है, अपना बहुत अच्छी, बेस कैंप चला रहे हैं। वेरी गुड। इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं आप जी कि जो मिन लैंग हैं, वहाँ के जी जनता सरकार के चीफ इस समय के, उनके रिलेशन चाइना के साथ बेहतर है। और चाइना किसी न किसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में अनस्टेबिलिटी करने की कोशिश करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश को अनस्टेबल करने के प्रयास में रहता है ताकि अरुणाचल प्रदेश उसके पास पहुंच जाए। तो उल्फा को वो किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो सपोर्ट करता है, जिससे यहाँ पर इंसर्जेंसी जीवित रहती है। और इसमें ओके सर। चाइना का रोल माना जाता है। ओके, ठीक, हाल फिलहाल यस। ठीक। लेकिन आप अगर मैं पूछूं आपसे कि म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट होने से चाइना को फायदा क्या है, ये बताइए। हाँ सर, जब कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री थी रहती है तो उसका डेमोक्रेटिक कंट्री से रिलेशन अच्छा होता है। तख्ता पलट होने से अब वहां पे एक सैन्य शासन है, और सैन्य शासन को जो भी सपोर्ट चाहिए वो कभी डेमोक्रेटिक कंट्री से मिलेगी नहीं। इस वजह से चाइना और अभी वहाँ की म्यांमार की सैन्य शासक जुंता गवर्नमेंट नेक्सस बनाती है ताकि विश्व से जो उसको कट कर दिया गया है, अभी जो भी सपोर्ट होगा इस वजह से वहाँ पे वो एक चाइना भी चाइना एक की तरफ वन झुकाव पार्टी बढ़ता है गवर्नमेंट है, उसका। झुकाव बढ़ता है, वन पार्टी गवर्नमेंट है तो वो सपोर्ट करना चाहेगी ताकि ठीक है। उसका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट उपयोग किया जा सके। जैसा कि चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के साथ करता है, देशों को सपोर्ट हाँ करके सर, उनकी जमीन का इस्तेमाल उसका करता है। इस्तेमाल कर यस ठीक, सर, अपने एडवर्सरीज के खिलाफ। गुड। ये बताइए, किसी सोवरेन कंट्री के लिए, ठीक है, किसी संप्रभु राष्ट्र के लिए परमाणु संपन्नता कितनी अनिवार्य है? सर, इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि वो किस रीजन में रह रहा है, उसके आस पड़ोस के कंट्रीज कैसे हैं, क्या उनके साथ उनका दुश्मनी है, क्या जिसके साथ आस पड़ोस के कंट्री वो भी एटॉमिक स्टेट है और उनके साथ कैसा उनका रिलेशनशिप है। नहीं तो परमाणु हथियार होना ये कोई अनिवार्य नहीं है, अगर कोई सॉवरेन कंट्री होते हुए भी। परमाणु हथियार मानव सभ्यता के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत बड़े खतरे हैं। तो पहले मैं इस चीज को मना करना चाहूंगा कि इस परमाणु संपन्नता अनिवार्य नहीं होनी चाहिए किसी चीज के लिए। फिर भी जी भारत जैसे देश को परमाणु संपन्न होना चाहिए। देखो, भारत को खाली होना सपोर्ट करिए, चाहिए वजह केवल भारत को सपोर्ट जी करिए। वजह है। अच्छा, हम वो सर वही कि हमारे एडवर्सरीज हैं आस पड़ोस में जिनके हाँ, पास परमाणु हथियार भी है, और हमारा वैसा मतलब रीजन है जहाँ रखना जरूरी है। ठीक है। तो आप ये बताइए, कितने देश हैं, उन देशों के नाम बताइए जो परमाणु शक्ति संपन्न है। सर, यूनाइटेड नेशन के पहले तहत संख्या जो बताइए, भी P5 है कितने? सर, पहले संख्या बताइए कितने हैं। 8 8 8 है या 9 है? ये सर 9। फिर से 9 हो नॉर्थ गए? कोरिया मुझे लगता है 8 है। सर, बस फाइनली फाइनली 9 है। फाइनली 9 है, कंफर्म हो गया? यस सर। तो ठीक है, 9 के नाम बता दीजिए। P5 P5 में कौन जिसमें कौन है? कि जो भी है रशिया, ठीक है। चाइना, हम्म, यूएस, हम्म, यूके,
फ्रांस, ओके। उसके बाद इंडिया, हम्म, पाकिस्तान, इजराइल, हम्म, नॉर्थ कोरिया। तो ये हो गया P5 पांच चार में good। ये बताइए, अशांत देशों से घिरे भारत में चाक चौबंद व्यवस्था, सिक्योरिटी टाइट, सिक्योरिटी स्कैनिंग कैसे गुड रखी जा सकती है, जिससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब ना हो, पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रहे। सर सबसे पहले तो हमें अपना बॉर्डर मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। कहाँ पर? सर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने वर्ड अगर है तो बताइए कहाँ पर। बॉर्डर मैनेजमेंट में, जो भी बॉर्डर बॉर्डर इलाके एरियाज हैं, में बॉर्डर ये मैनेजमेंट सर दुरुस्त बॉर्डर हो और एरियाज में बॉर्डर एरियाज के पास हमारा जी इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड होना सर चाहिए। मजबूत, ये ठीक है। सर सैन्य सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मजबूत होनी चाहिए, गुड। ताकि ठीक है। अगर कोई भी देश हमारे खिलाफ कुछ सोचे भी तो पहले देख ले कि हमारी क्षमता क्या है, हम उनको कितना बड़ा रिटेलिएट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं, सबसे पहले उनका समाधान होना चाहिए, ताकि हम बाहरी दुश्मनों से लड़ने में सक्षम हो सकें। इसमें इसके लिए इंटेलिजेंस हमें ब्यूरो का क्या इंटरनल रोल निकाल पाएंगे आप फिर? में इंटेलिजेंस ब्यूरो का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी में विश्व के बहुत सारे ऐसे देश थे जो इंटरनल एजुकेशन की वजह से टूट गए। जैसे? आज इंडिया, क्योंकि उन्हा उनका आपसी में कोऑर्डिनेशन, स्टेट टू स्टेट जैसे कोऑर्डिनेशन नहीं था। कौन से देश हैं जो टूट जैसे गए यू हैं? सर इसमें हम नाम ले सकते हैं, सबसे बड़ा तो यूएसएसआर है सर। ठीक है। और उसके बाद आपको बहुत यूएसएसआर सारे, का नाम लेने में इतनी खुशी क्यों महसूस हो गई? नहीं सर याद आ गया सर। याद आ गया और तो खुश हो गए, या फिर वहां और कोई अच्छा, यूएसएसआर के साथ कुछ जुड़ाव है जिससे आपको बहुत आनंद प्राप्त हुआ? कोई बात? नहीं नो सर ऐसा कुछ नहीं, नो सर। अच्छा, मतलब उत्तर याद आने की खुशी में आपने खुशी जाहिर की, चलिए अच्छी बात है। आगे बताइए। सर कुछ देश हैं जो यूरोप के थे, लेकिन मैं उनका नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए ठीक। भारत के चारों कोनों पर या चारों छोरों पर शांति और अशांति का स्टेटस आप हमें बताइए। सर हमारा वेस्ट, साउथ बेसिकली पीसफुल है। साउथ में थोड़ा सा केरल में वो भी प्रॉब्लम है, लेकिन कैसा वो इतना प्रॉब्लम? मेजर नहीं है। कैसा? वहां से कुछ आजकल आईएसआईएस से जुड़े यंगस्टर्स हम्म, हैं जो अपना एजेंडा चलाते हैं, वो ज्यादातर वो मतलब ठीक झुकाव है। उनका होता है। ठीक है। और तो आगे? उसको तो टैकल किया जा सकता है। ठीक है। बाकी बात साउथ का शांत है। वेस्ट में मेरा पूरा स्टेट सही है। हम्म, थोड़ा सा राजस्थान बॉर्डर इलाका है तो डर बना रहता है, लेकिन फिर भी राजस्थान टोटली पीसफुल है। हमारी जो भी समस्याएं हैं नॉर्थ दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, क्योंकि ये हमारे एडवर्सरीज कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा बड़ा बॉर्डर साझा करते हैं। और हम्म, हमारे एडवर्सरीज हमेशा इस बॉर्डर इलाके को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उपयोग करना चाहते हैं, या फिर वो इंसर्जेंसी द्वारा हो या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म द्वारा हो। ठीक है। आप ये बताइए, जो हमारा साउथ वेस्ट का कोस्ट लाइन है, जी वो तो बहुत बड़ा सुरक्षा के लिए हमारे पास बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को आप बताइए, वहां कौन कौन से सुरक्षा खतरे हैं? सर, सुरक्षा खतरा में वहाँ पे हमारा पोरस वेस्ट कोस्टल इलाका हो सकता है, जहाँ पे कोस्टल पुलिस स्टेशन की कमी की वजह से वहाँ पे इंट्रूजन हो सकता है, टेररिस्ट के रूप में या फिर इमिग्रेंट के रूप में। और सबसे बड़ी समस्या आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से कोस्टल इलाकों में बहुत सारे गांवों को, बहुत सारे इलाकों को डूबने का खतरा बना रहता है। बाढ़ और तूफान बढ़ गया है आजकल। बाकी बात सर कोई बड़ा इशू नहीं है, बात जो भी है यही है सर।
अभी मुंद्रा पोर्ट पर 4,000 किलो हेरोइन पकड़ी गई, ये इशू नहीं? सर, वहीं से इतने बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, इतने बड़े बड़े पोर्ट्स हैं वहां पर, मुंबई, नावा, शोवा, ये सारे नाम है, चेन्नई है, तमिलनाडु में इधर साइड है जरूर, उधर ढेर सारे पोर्ट्स। और जी इन जी, पोर्ट्स का कनेक्शन पूरे वर्ल्ड से है। पूरे वर्ल्ड पाकिस्तान से जी। एकदम बगल में है। पाकिस्तान में कौन सा पत्तन है, उसका क्या नाम है? सबसे नजदीक में कराची पोर्ट है, और और उसके बाद दूसरा? बगल में सीपी से ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। चाइना और इकोनॉमिक ईरान के कॉरिडोर पास के कौन रूप सा में। पोर्ट है? ईरान का पास जो इंडिया द्वारा डेवलप चाबहार पोर्ट है, हाँ, और उनका अपना पोर्ट कुछ है जिसका नाम भूला है सर। चलिए ठीक है। जो हमारा साउथ वेस्ट कोस्ट लाइन है, वो हमारे लिए जी, बहुत बड़ा सुरक्षा का इशू है। 26/11 का हमला वहीं से हुआ है। यस सर, वही पोरस की वजह से, ठीक। मतलब इंसर्जेंसी। अब समाधान इनिशिएटिव के बारे में बता सकते हैं? भारत सरकार ने समाधान इनिशिएटिव चलाया था, यस सर, बताइए। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड इलाका के लिए चलाया गया था, जिसमें समाधान का फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें वो पूरा इनिशिएटिव लिया गया था जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड इलाका में जो जरूरी है, हम्म, वहाँ गवर्नमेंटल डेफिसिट समाप्त करना, डेवलपमेंट डेफिसिट समाप्त करना, हम्म, जल जंगल जमीन से जुड़ी हुई समस्याएं, हम्म, पब्लिक टू पब्लिक रिलेशनशिप बिल्डअप करना, हम्म, वहाँ पे पुलिसिंग बढ़ाना, हम्म। नेटवर्क एस्टेब्लिश करना, जो हमारे वहाँ पे कम होते हैं, ठीक, नेटवर्क चलिए। डेंसिटी बढ़ाना। अब आप हमें ये बताइए कि अर्बन नक्सल्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, वो नक्सलियों को जी किस किस रूप में सपोर्ट पहुंचाते हैं, सपोर्ट? सर, ये अर्बन नक्सली जो हैं, नक्सलियों के विचारधारा को हम्म, मीडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हम्म, पब्लिक गैदरिंग द्वारा विभिन्न तरीके से उनकी विचारधारा को फैलाते हैं। ठीक है। डायरेक्टली ये वायलेंट में नहीं जुड़े हुए होते हैं वायलेंटली, हम्म, लेकिन उनकी विचारधारा को फैलाते हैं और उनके उनसे संबंध जुड़ाव रखने वाले लोगों को रिक्रूट करते हैं, हम्म। अपने साथ जोड़ते हैं। इस तरह ये नक्सलियों के लिए बहुत बड़े सहायक हैं, जिसमें फंड पढ़े लिखे लोगों को। फंड भी प्रोवाइड कराते हैं। सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है हमें सर। और ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, इंजीनियर्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं इनको। सर, ये पढ़े लिखे होते हैं तो ट्रेनिंग तो इनको दिया जाता ही होगा, हम्म, इसके बारे में जानकारी सर मुझे नहीं। ठीक है। ये बताइए कि मोदी वर्सेस नीतीश, हु इज द बेस्ट लीडर इन योर जी पॉइंट ऑफ व्यू? सर, दोनों बढ़िया हैं अपना अपना जगह पे। नीतीश कुमार जी बिहार को एक बहुत ही पिछड़े हुए जंगल राज से बहुत हद तक कंट्रोल, यहाँ पे क्राइम से लेके डेवलपमेंट में बहुत हद तक जब से ये यहाँ है तो विकास हुआ ठीक है। है, ये तो सब अच्छी अच्छी बातें और हुई। मैं ये जानना चाहूंगा कि दोनों में से आप एक किसको चुनेंगे? सर, अगर हमें ये सर एक बहुत बड़ा सर, सेंटर में हमारे मोदी जी ठीक है, वो नहीं, ऐसे मत बताइए कि सेंटर जानकारी। में कौन ठीक है, वो बिहार के मुख्यमंत्री तो बन नहीं जी सकते। आप जी दोनों जी। में से किसको चुनना पसंद करेंगे कि ये बेस्ट है, दोनों में से एक? सर, मैं नीतीश कुमार को नहीं बता सकते चलिए इसके ठीक है। बाद। भारत में भविष्य में क्या क्या सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं? सर, हेलो सर। हाँ, मैंने कहा भारत में भविष्य में क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं? हेलो सर।
ओके सर। सर, सबसे बड़ी जो आए दिन सिक्योरिटी इशू बढ़ने वाली है वो है साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामले, जो काफी सेंसिटिव है। हाल फिलहाल में चाइना द्वारा हमारे यहाँ मुंबई के एक पावर स्टेशन पे भी साइबर अटैक की देखने को मिला है। तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी इशू हो सकती है वो है साइबर सिक्योरिटी सर। और दूसरा, स्पेस सिक्योरिटी भी हो सकती है, क्योंकि अब स्पेस का बहुत ज्यादा सैन्यीकरण किया जा रहा है। तो उसकी उसकी भी हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। बहुत सारे देश है जो क्वांटम सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, गुड, जिससे वेरी अटैक गुड। करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो हमें उसके लिए भी तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इशू है जो जारी रह सकते हैं। चलिए ये बताइए, अब कुछ विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियों के नाम बताइए और उनके देश के नाम साथ जोड़कर बताइए। सर, CIA US, ठीक है। FBI US, एफबीआई उनका MI5 MI6 एफबीआई उनका पुलिस इंटरनल है, है। इंटरनल है, उसको ओ छोड़िए। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। इट्स ओके। MI6 UK, ठीक है। KGB रसिया, हम्म, मोसाद इजराइल। अपना इजराइल। ठीक है, चलिए जी। ठीक है। गुड। आ, आप अब हमें एक ये ISI बताइए। पाकिस्तान। हाँ, मोदी जी ने अभी किसान बिलों की वापसी को लेकर के एक बयान जारी किया कि हम इन्हें वापस कर लेंगे। किसान नेताओं ने कहा जब तक संसद में जी वापसी होगी हम हटेंगे नहीं। ठीक है। और अभी कुछ समय पहले जी उपचुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को करारी हार मिली। आगामी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मोदी जी ने चुनावी मुद्दा देखते हुए किसान बिल को वापस ले लिया है, नहीं तो भाजपा को मार खानी पड़ेगी। आप बताइए इस स्टेटमेंट में कितनी दम है? सर, हमें नहीं लगता है कि ये कोई बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है, हम्म, क्योंकि जिस समय किसान बिल वो लाए थे उस वक्त भी बहुत सारे स्टेट में चुनाव हुआ। वो जहाँ वो जीतना था, वो जैसे नॉर्थ ईस्ट में वो असम जीते ही, हम्म, आ, यहाँ पे ठीक है। MP वो जीत ही गए। हम समझ गए कि आप क्या कहना चाहते जी। हैं। आप अब और हमें ये बताइए कि आप ऐसे हमको 2 कारण बता दीजिए जिनके कारण आपका सिलेक्शन IBACIU में ना किया जाए। सर, सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि अगर हमसे कोई मोर कॉम्पिटेंट स्टूडेंट या फिर ये कैंडिडेट मिल जाए तो हमें नहीं लिया जा सकता है। तो क्या आप टॉप 2000 में नहीं आ पाएंगे? अगर हमसे मोर कॉम्पिटेंट है, ये हमें तो नहीं पता कि क्या क्राइटेरिया हमारी एजेंसी तय करेगी। हमने अपनी 100% देने की कोशिश की है सर। ओके ओके ओके, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। आई एम डिस्कनेक्टिंग द कॉल। थैंक यू सर, थैंक यू।